चार्ल्स पॉन्जी 1882 में इटली में पैदा हुआ था। उनके डैड पोस्टमैन थे और जरूरत का सारा सामान उनके पास था। लेकिन पॉन्जी को ये नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ पसंद नहीं थी। उसे हमेशा अपनी फैमिली पर गुस्सा आता था कि उनके पास पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि उसके दादा वगैरह सब अमीर बिजनेसमैन थे। पॉन्जी के पास जितने भी इनहेरिटेंस के पैसे थे वो पढ़ाई में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी चीजों में खर्च कर देता था, ताकि वो अपने अमीर दोस्तों को ये दिखा सके कि वो भी उनकी तरह अमीर है। जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उसके एक रिलेटिव ने उसकी मदद के लिए कहा कि मैं तुझे एक क्लर्क की जॉब दिलवा सकता हूँ। तो इस पर चार्ल्स पॉन्जी को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, मैं और एक क्लर्क की जॉब करूंगा। हाँ, उसे लगा यहाँ इटली में उसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो गुस्से में अमेरिका चला गया। अमेरिका पहुंचकर उसे पता चला कि उसके सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होने वाले, और अगर उसे खाली पेट वहां पर नहीं सोना है तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल जॉब करनी पड़ेगी। अगले कुछ सालों तक वो हर एक कॉमन जॉब करता रहा। चंद पैसों के लिए उसने बनिए की दुकान में काम किया, लोगों के लिए दीवारें पेंट की, इवन बर्तन भी धोए। वो इन जॉब्स को थोड़े टाइम के बाद खुद ही छोड़ देता या फिर उसे निकाल दिया जाता, क्योंकि वो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में लोगों से पैसे ठगने का सोचता। 1907 में वो अमेरिका छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गया। उसे लगा कि शायद वहां उसकी किस्मत चेंज हो जाए। कनाडा में पहुंचकर उसने एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट ले ली और वहां उसने देखा कि उसका बॉस बहुत जल्दी अमीर हो रहा है। एक स्कीम लगा। स्कीम ये थी कि लोगों से पैसे लो और उन्हें प्रॉमिस करो कि वो उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। जब 100 लोग इसके लिए पैसे दे दें और वो अपना इंटरेस्ट मांगे तो अगले 100 के पैसे लेके पिछले 100 को इंटरेस्ट दे दो, और ऐसा करते रहो। ऑब्वियसली लोगों को स्कैम का पता चल गया और पॉन्जी के बॉस को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके बाद पॉन्जी को लगा कि अमीर बनने का यही शॉर्टकट है और उसने एक के बाद एक स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में उसने इसी बैंक से एक चेक उठाया और अपने बॉस के झूठे साइन करके उसके ऊपर $423.68 का अमाउंट लिख दिया। उसे लगा कि अमाउंट असली लगेगा कि जैसे ओनर ने लिखा हो और बैंक वाले को पता नहीं चलेगा और उसे कैश मिल जाएगा। लेकिन जब इस चेक को उसने कैश करवाया तो बैंक वालों को पता चल गया कि इसमें साइन असली नहीं है और उसे 3 सालों के लिए जेल हो गई। 3 साल तक जब पॉन्जी जेल में रहा तो सुधरने के बजाय जेल में वो अपना नया स्कैम सोचने लगे। जेल से छूटने के बाद पॉन्जी ने 5 इटालियन लोगों के साथ डील ये थी कि इन लोगों के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था, और उसके बावजूद पॉन्जी उन्हें अमेरिका लेके जाएगा, जिसके बदले में वो लोग पॉन्जी को पैसे देंगे। लेकिन अमेरिकन पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। उसे लगा अगर कोर्ट में वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेगा तो जज उसे माफ कर देगा, लेकिन जज ने उसे 2 साल की सजा सुना दी। इस कोर्ट डिसीजन को सुन के पॉन्जी का दिल बैठ गया। दोबारा जब पॉन्जी जेल से छूटा तो उसने वही क्लर्क की जॉब करी जो कुछ साल पहले उसी के रिलेटिव उसे ऑफर कर रहे थे। इस बीच उसे एक लड़की रोज नेको से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। रोज सिंपल लाइफ से खुश थी, लेकिन पॉन्जी को लगता था कि वो पैदा ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। उसने एक के बाद एक बिजनेस खोला, जैसे कि फ्रूट बिजनेस जो एक ही साल में बर्बाद हो गया। फिर उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोला, वो भी 1 साल में फेल हो गया। उसे लगा उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैगजीन में पैसा नहीं दे पाया, क्योंकि मैगजीन वाले एड छापने के लिए बहुत पैसे चार्ज करते थे। और इससे उसे एक नया आइडिया आया कि अगर वो खुद की एक मैगजीन खोलता है और लोगों को मैगजीन्स फ्री में बांटता है तो वो भी कंपनी से एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे ले सकता है। काफी पैसे खर्चने के बाद जब उसने अपनी नई मैगजीन लॉन्च की तो उसे सच्चाई का पता चला कि एक भी कंपनी उसकी मैगजीन में ऐड देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। इसके बाद भी पॉन्जी ने हार नहीं मानी। उसने इसी बिजनेस में एक और चीज नोटी जो उसका नया बिजनेस आइडिया बनी। एक्चुअली जब पॉन्जी अपने मैगजीन के लिए बिजनेस को चिट्ठियां भेज रहा था कि वो उसकी मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट डाले और उसे पैसे दे, तो उसे एक स्पेनिश इंसान ने रिप्लाई किया था जिसने उसे कहा था कि उसकी मैगजीन में एडवर्टाइज करने से पहले वो उसकी मैगजीन देखना चाहता है। अब हुआ ये कि उस बिजनेसमैन ने चिट्ठी एक IRC यानी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन में लिखी हुई थी। हमें से जिन लोगों को नहीं पता तो IRC एक स्पेशल टाइप की चिट्ठी है जिसमें जो इंसान IRC के ऊपर कुछ लिख के भेजता है वो अपनी पोस्टेज स्टैम्प के साथ दूसरे इंसान की स्टैम्प के पैसे भी भर देता है, ताकि जब दूसरा इंसान उसे रिप्लाई करे तो उसे अपनी चिट्ठी के पैसे ना भरने पड़े। IRC के कॉन्सेप्ट को समझकर पॉन्जी को लगा ये तो ऑसम आइडिया है। अगर मैं इटली में काफी सारे IRC खरीद लूं और जब डॉलर का प्राइस बढ़ जाए तो उसे US में जाके थोड़े महंगे में बेच दूं तो इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। इन शॉर्ट आइडिया ये था कि डिफरेंट कंट्रीज की प्राइस फ्लक्चुएशन को यूज करके सस्ते में IRC खरीदो और उसे महंगे में बेच दो। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये चीज पॉन्जी को बहुत बड़े स्केल में करनी थी, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए इसने बाकी लोगों को ये आइडिया बेचना स्टार्ट कर दिया कि अगर वो उसे पैसे देते हैं तो वो उन्हें 90 दिन में पैसे डबल करके देगा। अब होता ये था कि जब 90 दिन पूरे हो जाते थे तो वो नए लोगों से पैसे लेकर पुराने लोगों के पैसे देता था।
जिससे और ज्यादा लोग पॉन्जी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर क्लियरेंस बैरन नाम का एक इंसान आया जिसने पॉन्जी की इस स्कीम का पर्दाफाश कर दिया। उसने कैलकुलेट किया कि पॉन्जी इतने लोगों से पैसे ले चुका है कि उनके पैसे वापस करने के लिए पॉन्जी को 16 करोड़ IRC पेपर्स खरीदने पड़ेंगे, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 27,000 IRC पेपर्स हैं। जब कोर्ट केस चला तो दोबारा से जज ने अपनी जजमेंट दी और इसके लिए पॉन्जी को 5 साल दोबारा जेल हो गई। 5 साल जेल में रहने के बाद जब पॉन्जी जेल से छूटा तो वो फ्लोरिडा चला गया और सिमिलर टाइप की स्कीम को इसने दोबारा करने की कोशिश की और एक नई कंपनी खोली, द शार्पन लैंड सिंडिकेट के नाम से। मगर दोबारा से वो पकड़ा गया और पॉन्जी को 7 सालों की फिर से जेल हो गई। इस बार इसकी पत्नी भी इसे छोड़कर जा चुकी थी, इसकी एज हो गई थी और इसके अमीर बनने का सपना टूट चुका था। बाकी की बची हुई सारी लाइफ पॉन्जी ने गरीबी में ही बताई। पॉन्जी की इन सब स्कीम्स की वजह से ही इस टाइप की फ्रॉड स्कीम को हम आज पॉन्जी स्कीम के नाम से जानते हैं। विलियम मैकमास्टर, जो कि पॉन्जी का ही पब्लिसिस्ट था, उसने पॉन्जी के बारे में कहा कि इसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ये बस टेबल पर पैर रखकर महंगे सिगार पीता है और अमीर बनने के सपने देखता है। नेक्स्ट लाइफ लेसन आता है चेज रिलेशनशिप एंड नॉट मनी। 1814 में फ्रैंकफर्ट में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था हेनरी नेस्ले। इनकी फैमिली का पुश्तैनी बिजनेस था कांच को काटना और उन्हें फिक्स करना, और यही स्किल इसने अपने फैमिली से सीखी थी। हेनरी जब बड़ा हुआ तो उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली स्किल के अलावा फार्मेसी के बारे में भी सीखेगा। जब ये बात इनके डैड को पसंद नहीं आई तो हेनरी ने जिद की और वो जर्मनी से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। फार्मेसी सीखने के बाद हेनरी ने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, जैसे कि फर्टिलाइजर, विनेगर, रम एक्सेट्रा, लेकिन कोई भी इनका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब हेनरी 50 की एज में पहुंचे तो इनको एक मास्टर आइडिया आया। हुआ ये कि हेनरी अखबार पढ़ रहे थे और वहां पर इन्होंने ये देखा कि छोटे न्यूबॉर्न बच्चों की बहुत डेथ हो रही है। रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि ज्यादा डेथ्स इसीलिए हो रही हैं कि काफी विमेन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही। हेनरी को लगा कि इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इन बच्चों के लिए आर्टिफिशियल मिल्क बनाया जाए तो बहुत बच्चों की जान बचाई जा सकती है। हेनरी की वाइफ ने भी हेनरी को बहुत मोटिवेट किया आर्टिफिशियल मिल्क बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी। हेनरी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और 1867 में हेनरी ने ये आर्टिफिशियल मिल्क फॉर्मूला बना दिया जो कि माँ के दूध के सब्स्टिट्यूट की तरह ऐड कर सकता था, जिससे उन बच्चों की जान बच सकती थी जिन्हें अपनी माँ का दूध नहीं मिल रहा है। हेनरी ने एक कंपनी खोली और इसे नाम दिया नेस्ले, जो ये फॉर्मूला मिल्क बेचने लग गई। ये मिल्क प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि हर महीने इसकी डिमांड बढ़ी जा रही थी। लेकिन हेनरी को ये चीज बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत ही कम टाइम दे पा रहा था। इसलिए कुछ सालों के बाद हेनरी ने इस कंपनी को बेच दिया ताकि वो इस ओल्ड एज में अपनी वाइफ के साथ जी सके। अब जिन लोगों ने इनकी कंपनी खरीदी उन्होंने पैसों के लिए नेस्ले के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन ये स्टोरी उन लोगों के बारे में नहीं, ये स्टोरी है हेनरी नेस्ले के बारे में, जिसने बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ नेस्ले बनाया था। और इतना ही नहीं, जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो उसने पैसों को नहीं बल्कि अपनी वाइफ और फैमिली को चूज किया। और यही हमारा सेकंड लेसन है, हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में हमें कब ब्रेक मारनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरते दम तक पैसों की लालच में अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। थर्ड लाइफ लेसन कहता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है लार्ज के नाम से, जो कुछ साल पहले ऑनलाइन फेमस हो गया था क्योंकि इसने वॉलमार्ट में जाके कुछ आइसक्रीम को खाया और फिर बाद में उन झूठी आइसक्रीम को वहीं पर रख दिया। अब हुआ ये कि इसे डॉक्टर फिल के शो में बुलाया गया था और वहां पर इसे पूछा गया कि क्या तुम्हारी माँ को इस तरह की तुम्हारी वीडियोस अच्छी लगती हैं? तो इस पर इसने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ से बात नहीं करता क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है, वो मेरी तरह अमीर नहीं है। जस्ट लिसन टू दिस डैम थिंग। Those families think about you doing these stunts. None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. अब हम कहेंगे कि ये इडियट है, जो कि ये है ही, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हम तो कभी ऐसा ना करें। ऑब्वियसली इतने एक्सट्रीम में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कभी ना कभी हमने औरों की परवाह करके अपने परिवार वालों को जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। इससे पहले कि हम कोई कंक्लूजन निकालें, इसे सुनिए। 1940s में एक स्टडी स्टार्ट हुई थी और इस स्टडी के लास्ट डायरेक्टर थे जॉर्ज विलेंड। इस स्टडी में इन सब लोगों ने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फैमिली की सिचुएशन, वो किस जगह रहते हैं, वो किन किन जगह पर काम करते हैं, क्या उनके आसपास के रिलेशनशिप में किसी की डेथ हुई है या नहीं, क्या उन्हें प्रमोशंस मिली है या नहीं, क्या उन्होंने नया घर खरीदा है या नहीं। I mean, हर चीज जो हम इमेजिन कर सकते हैं इन्होंने ट्रैक करी। और ये डेटा 1 या 2 साल तक ट्रैक नहीं हुआ बल्कि 80 सालों तक ट्रैक किया गया। और जब ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा था तो रिसर्चर्स लोगों से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछते कि तुम लोग कितने खुश हो, तुम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हो, तुम्हारा मूड कैसा है, एक्सेट्रा। और जब 2004 में इतने ह्यूज डेटा को कंपाइल किया गया तो जॉर्ज विलेंड ने कहा
कि इस सारे डेटा को कंबाइन करके अगर मुझे एक शब्द में जवाब देना हो तो वो है लव। वेलेंड ने स्टडी में समझाया कि इन सारे 30-40 सालों के डेटा में अगर इंसान की खुशी किसी चीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कोई पैसा नहीं है, उसका सोशल स्टेटस नहीं है, वो कहाँ रहते हैं ये नहीं है, वो सिर्फ था कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने रिलेशनशिप अच्छे कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 1, एक्चुअल में दूसरों की केयर करो, और स्टेप 2, उन्हें बताओ कि आप उनकी केयर करते हो। कई लोग एक्चुअल में घर वालों की, अपने हस्बैंड वाइफ की केयर करते हैं लेकिन उन्हें बोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देखे, जिसमें लेसन नंबर 1 था कि रियल लाइफ इंप्रूवमेंट्स कर, जिसमें हमने पॉन्जी की लाइफ स्टोरी देखी कि कैसे उसने हमेशा शॉर्टकट मेथड लेने का सोचा और रियल सेंस में अपने ऊपर कभी भी काम नहीं की। सेकंड लाइफ लेसन था चेज रिलेशनशिप, जिसमें हमने हेनरी नेस्ले की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने जब नेस्ले फॉर्मूला मिल्क से पैसा कमाना स्टार्ट किया और वो बिजी होने लग गए तो उन्होंने अपनी कंपनी को बेचना ही प्रेफर किया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम गुजारना चाहते थे। लेसन नंबर 3, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी ये फेक डिजिटल दुनिया, फॉलोअर्स, लाइक के चक्कर में अपने रियल रिलेशनशिप को ना भूलो, जैसे लास्ट भूल गया। इस पॉइंट में हमने ये भी देखा था कि अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें उनकी केयर तो करनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन्हें बताना भी है कि हम उनकी केयर करते हैं। दोस्तों, ये कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस है जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगी। जय हिंद।